Hello, good afternoon, everyone. स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रेड अप यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर। Extend a very warm welcome to all of you. Good afternoon, Ankit. Hello, Ruchi. Hello, Shiksha. So if you guys have joined in, just do let me know in the comment section. Hi, hello लिख दीजिए comment section में. Good afternoon, everyone. तो आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साथ कवर करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है। आत्मनिर्भर प्लान में हमने इसको बूस्ट देने की कोशिश भी की है और गवर्नमेंट जो है वो निरंतर फैक्ट ऑलमोस्ट 5 साल होने को आए हैं, निरंतर जो है वो लगी हुई है इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। ठीक है, काफ़ी क्रिटिकल सेक्टर भी है इकोनॉमी के लिए। आज हम इसको डिस्कस करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, शॉर्ट में इसे एफपीआई के नाम से भी जानते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। ठीक है जी। Samantha, the course is available in English and Hindi both. Don't worry, our courses will come for English, Hindi both. Bilingual courses भी आएंगे, English courses भी आएंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। Thank you, Elun Usman, for not missing our classes. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरुआत करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है क्या? बेसिकली हम रॉ मटेरियल लेते हैं प्राइमरी सेक्टर से, जैसे कि हमारा पोल्ट्री हो गया, हमारा एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी सेक्टर हो गया, मीट हो गया, फिशिंग सेक्टर हो गया। इन सबसे रॉ मटेरियल लेके इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, इसे प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस मतलब सर इसे ट्रीट करते हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, जिसके कारण इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसकी शेल्फ लाइफ मतलब कितने समय तक ये ठीक रहेगा, खाने योग्य रहेगा, वो बढ़ जाएगी सर, वो बढ़ जाएगी, राइट। So we basically take in the raw materials from primary sectors such as poultry, agriculture, dairy, meat, fishing, and we will basically take this to a center, right? We'll take this to an industry. Industry में लेके गए, the industry is going to process it, will add preservatives, will undergo various processes, right, in order to stop the growth of microbes. Stop the growth of microbes. Microbes जो आ जाते हैं खाने में, आपने देखा होगा खाना अगर बहुत देर तक रखा हुआ है तो उस पर फंगाई डेवलप हो जाएगा, फंगाई आ जाएगा, राइट, उस पर वायरसेस डेवलप हो जाएंगे। तो उन सभी माइक्रोब्स को हटा देगा, ठीक है, ट्रीट करेगा, विल एड प्रिजर्वेटिव्स ड्यू टू विच द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज। इसकी जो समय सीमा है वो बेसिकली बढ़ जाएगी। इसका मतलब इसको ज्यादा लंबे समय तक कंज्यूम किया जा सकता है, इसे कंज्यूम किया जा सकता है। ठीक है जी। सो फूड प्रोसेसिंग क्या है? फूड प्रोसेसिंग इज बेसिकली एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, dairy, poultry, meat or fishing are transformed into value added products, and the final processed food is fit for consumption and has a greater commercial value. ठीक है जी।
ना हाउ डू यू आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सर ये प्रोसेस्ड फूड है और ये रॉ फूड है? देखिए, प्रोसेस्ड फूड हमेशा आपको एक रेडी टू यूज फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है, रेडी टू कंज्यूम फॉर्मेट में। जैसे कि सर, जैसे कि आपने अगर कहीं पर दूध मंगाया है ना, आप घर में दूध लेते हैं, तो उस दूध में माइक्रोब्स हो सकते हैं, इसलिए आप क्या करते हैं, उस दूध को उबालते हैं, है ना, आप उसे बॉईल करते हैं। बॉईल करने से क्या होता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर जाती है। हाँ या ना, देखा आपने या नहीं देखा घर में अपने? बाय बॉइलिंग द मिल्क द शेल्फ लाइफ ऑफ द मिल्क बेसिकली इंक्रीजेस। तो आप क्या कर रहे हैं सर, यू आर बेसिकली अंडरगोइंग, यू आर टेकिंग द मिल्क थ्रू अ प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, through which all the microbes present, they will basically boil out, they will finish off, due to which the microbial growth will stop. Microbial growth जो है वो नहीं होगी, माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो नहीं होगी मिल्क में, ठीक है जी, ठीक है जी। तो जब आपने घर में दूध को बॉईल करते हैं तो क्या होता है सर, जब आपने घर में दूध को बॉईल करते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है ना। अगर वो 4 घंटे तक रहता दूध आपके पास, ठीक ना, फटता नहीं, खराब नहीं होता, तो उसकी लाइफ इंक्रीज कर जाती है, उसकी लाइफ जो है इंक्रीज कर जाती है मिल्क की। सिमिलरली प्रोसेस्ड में हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस्ड में हम जो है एक प्रोसेस के थ्रू उसे अंडरगो करा रहे हैं, थ्रू विच वी आर इंक्रीजिंग द कमर्शियल वैल्यू, वी आर इंक्रीजिंग द कमर्शियल वैल्यू, and some preservatives techniques will be adopted through addition of food additives which will give flavor, quality and will also increase the shelf life, ठीक है जी। हाँ जी, यही फूड आइटम्स को पेरिशेबल गुड्स कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, यही फूड आइटम्स को पेरिशेबल गुड्स भी कहते हैं। इन्हीं की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने की बात चल रही है। Now, both the age-old traditional methods as well as modern scientific processes are utilized by today's food processing industry in the world. तो अगर आप समय के साथ देखें तो पीछे जो टेक्निक्स चली आ रही थी वो तो यूज कर ही रहे हैं, साथ में आने वाले समय में जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, साइंटिफिक प्रोसेसेस आ रही हैं, उनको भी यूज कर रहे हैं। जैसे कि एक बहुत सिंपल सी टेक्निक निकल के आ रही है, यूवी लाइट के थ्रू पास कराना, यूवी लाइट के थ्रू पास कराना, अल्ट्रा वायलेट लाइट। इससे क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट से पास कराते हैं जब फूड प्रोडक्ट्स को, तो वापस माइक्रोब की ग्रोथ जो है वो रिड्यूस डाउन हो जाती है, माइक्रोबियल ग्रोथ डिक्रीजेस, माइक्रोबियल ग्रोथ डिक्रीजेस, ठीक है जी। ना फूड प्रोसेसिंग इज नॉट अ मॉडर्न फिनोमिना, ये एक मॉडर्न फिनोमिना नहीं है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, ये हम जो है बहुत पहले से देखते आए हैं। दिस इज नॉट अ मॉडर्न फिनोमिना बट इट बेसिकली प्रीडेट्स टू prehistoric times when early humans they started to roast, they started to smoke, they started to bake and steam their raw meal. देखिए, हम अपने घरों में भी आज की डेट में हम यही करते हैं, कच्चे खाने को नहीं खाते, हम बेसिकली उसे रोस्ट करते हैं, हम उसे बॉईल करते हैं, हम बेक करते हैं, हम स्टीम करते हैं अपने रॉ मील को। उससे होता क्या है, हम उसकी पिकलिंग करते हैं, वी यूज सॉल्ट, वी यूज स्पाइसेस, ऑयल। दिस इज ऑल एग्जाम्पल ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ये अपने आप में एग्जाम्पल है फूड प्रोसेसिंग का भी, ठीक है। तो उससे होता क्या है सर, शेल्फ लाइफ बढ़ती है, इससे जो है वो खाने की जो उसको कंज्यूम करने का टाइम पीरियड है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, ज्यादा लंबे समय तक हम इसे रख सकते हैं और इसे कंज्यूम कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बूस्ट मिलने के कारण सब जो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की ग्रोथ के कारण there has been a shift, there has been a shift in the consumption pattern, है ना। देखिए, होता क्या है, कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की नीड क्यों पड़ रही है, हम क्यों कहते हैं कि सर ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वाइटल सेक्टर है। अगर आपने ध्यान दिया हो, एज अ किड जब आप छोटे थे तो बहुत कम फूड प्रोसेस्ड आइटम्स आप यूज कर रहे थे, है ना। मेजरली हाउस होल्ड्स में हमने मैगी देखा एज प्रोसेस्ड फूड, लेकिन जैसे जैसे आपने शहरों की तरफ आए, पढ़ना आपने शुरू किया, आपने देखा ध्यान से कि प्रोसेस्ड फूड्स की लिमिट्स अब बढ़ रही है, कहीं ना कहीं क्वांटिटीज बढ़ रही हैं, चॉकलेट्स के कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह के फूड्स आ रहे हैं जो आपको रेडी टू ईट फॉर्मेट में अवेलेबल है। और ये रेडी टू फूड अवेलेबल
रेडी टू फूड क्यों चाहिए हमें? ये रेडी टू फूड की रिक्वायरमेंट आती है, रेडी टू फूड की रिक्वायरमेंट आती है क्योंकि सर समय हमारे पास कम है, टाइम की हमारे पास पॉसिटी हो रही है ना। तो इस समय की कमी को हटाने के लिए, इससे निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं रेडी टू फूड, रेडी टू ईट फूड को। रेडी टू ईट फूड आइटम्स आर प्रेफर्ड मोर, राइट? So, with the rapid growth of industrial economy, a shift has also been witnessed in the consumption patterns of the people worldwide. From cereals, we are going towards a nutritious diet. हम nutritious diet आज की डेट में प्रेफर कर रहे हैं। nutritious diet जिसमें क्या है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, फिश है, मीट है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं। और आज की डेट में अगर आप इसका वैल्यूएशन देखें, इसका ग्लोबल वैल्यू अगर आप देखें, तो $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है ये। दिस इज अ $2 ट्रिलियन इंडस्ट्री टुडे, which means this is a very substantial amount in terms of global economy, ठीक है। और इसमें कुछ ही कंट्रीज हैं जो compete कर सकती हैं because this sector is entirely dependent on raw material, ठीक है। तो बहुत कम ऐसे देश हैं दुनिया में जो सभी गुड्स बना सकते हैं, खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, और भारत उनमें से एक है ना। तो भारत उन एक देशों में से एक है जो बहुत वैरायटी में रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसके कारण इस सेक्टर की ग्रोथ, इस सेक्टर से जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं वो इसीलिए है कि ये हमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी देगा, ये हमें अलाइड सेक्टर्स की ग्रोथ देगा, ठीक है जी। पर इस सेक्टर के सर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इस सेक्टर के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं। व्हाट आर दीज रिक्वायरमेंट्स सर? देखिए, इंडस्ट्री जो है वो तभी आएगी जब आपके पास प्लेंटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो हम कहते हैं इज योर अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट। अपस्ट्रीम मतलब पीछे क्या चाहिए हमें, पीछे हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए सर रॉ मटेरियल, हमें चाहिए रॉ मटेरियल, हमें चाहिए सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, और सर सबसे जरूरी हमें चाहिए टेक्निक्स मतलब हमें R&D भी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रॉ मटेरियल, कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अ वेरी वाइटल अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। कच्चा माल, पूंजी और उत्पादन के अन्य कारक जैसे कि निर्माता या व्यापारी, ये एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे इस सेक्टर में, ठीक है। और इन्हीं को हम कह रहे हैं अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार इंडस्ट्री आ गई, फूड प्रोसेसिंग हमने कर दी, उसके बाद आगे क्या चाहिए सर? आगे आपको चाहिए डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंज्यूमर बेस चाहिए, आपको कंज्यूमर बेस चाहिए। इसके अलावा आपको कंपनियां चाहिए, यू नीड कंपनीज फॉर दिस। इसके अलावा सर आपको क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। देखिए, भारत आज की डेट में फूड प्रोसेस तो कर ले रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मात खा रहे हैं वो इसमें खा रहे हैं सर। क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है देश में, ड्यू टू विच आर एक्सपोर्ट्स ग्लोबली आर नॉट इंक्रीजिंग। हमारे एक्सपोर्ट्स प्रोसेस्ड फूड के वो नहीं बढ़ रहे हैं बाकी देशों में। तो ये भी एक बहुत ही वाइटल रिक्वायरमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। डिफरेंस समझ में आया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स में? यस और नो? फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है जी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर। वाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चन ये उठता है कि सर भारत जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए क्यों जाए, हम क्यों जाएं सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए? Now see, the food processing industry all over the world provides vital linkages between two important pillars of the economy. Two important pillars के बीच में ये बहुत ही vital link है, ठीक है। तो पूरे विश्व में खाद्य प्रसंस्करण
उद्योग अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण स्तंभों कृषि और उद्योग के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध का निर्माण करता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को आपस में लाके जोड़ देता है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को आपस में लाके जोड़ देता है। ठीक है जी। Now this has a direct impact on the lives of the people as well as the environment. The significance of FPI can be understood through the following points. तो एक एक करके मैं आपको पॉइंट्स देता हूँ कि ये क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहले तो सर, जैसे ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगी वेस्टेजेस अपने आप नीचे आ जाएंगी। तो ग्लोबल वेस्टेजेस कम हो जाएंगी। United Nations estimate that more than 1/3 of the food is wasted globally, and by diverting extra harvest to food processing industry, this wastage can be curbed. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 1/3 से अधिक भोजन बर्बाद होता है। ठीक है जी। और एफपीआई को अतिरिक्त फसल देने से इस अपव्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो वेस्टेजेस को रोक सकते हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा सर, रिड्यूस द मैलन्यूट्रिशन। तो कुपोषण को हम कम कर सकते हैं। फोर्टिफिकेशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स विद विटामिन्स एंड मिनरल्स रेजेस द न्यूट्रिशन लेवल्स ऑफ द पॉपुलेशन। विटामिन और खनिजों से भरपूर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से जनसंख्या के पोषण स्तर में भी वृद्धि की जा सकती है। ठीक है जी। तो इसको भी हम ऐसे काउंट करेंगे एक फायदे की तरह ही कि कुपोषण को कम करने में प्रोसेस्ड फूड की अहम भूमिका रहेगी आने वाले समय में। तीसरा, क्वालिटी को प्रिजर्व करेगा, फूड क्वालिटी को, और शेल्फ लाइफ को बढ़ावा देगा। This will preserve the food quality and will lead to increase in shelf life. So by preventing the spoilage due to fungus, bacteria and pest, and also this will result in crop diversification. With a growing market, farmers will be incentivized to grow a variety of crops. They will practice mixed farming, है ना, अलग अलग फसलों को उगाएंगे, मिश्रित खेती का अभ्यास करेंगे और उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा कि अलग अलग फसलें जो है वो उगाएं। ठीक है जी। तो भोजन की गुणवत्ता को परीक्षित करेगा, शेल्फ जीवन को बढ़ावा देगा, साथ ही फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा देगा। साथ ही साथ सर, हमारे देश में काफी सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा लेबर एम्प्लॉयड है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हम कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर फेसेस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट फेस करता है ना। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो वर्कर है उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी जीरो निकलती है। इसका मतलब क्या है सर? आप लोग अगर पढ़ाने देंगे, आप बताने देंगे तो मैं टॉपिक खत्म कर पाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन भी बता पाऊंगा। आप एमसीक्यू करेंगे तो मैं सेशन बंद कर दूंगा। आपका भी नुकसान है, जितने बाकी लोग बैठे हैं उनका भी नुकसान होगा। तो प्लीज शांति से सुन लीजिए। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है सर? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि 9 से 10% जो एग्रीकल्चरल लेबर है, हमारी एग्रीकल्चरल लेबर, अगर इसे फार्म से हटा भी दिया जाए, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में कोई डिक्लाइन नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं नोटिस किया जाएगा। ठीक है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा फेस करता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर मजदूर को पता ही नहीं है कि वो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है।
तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं इस लेबर को, जो एक्स्ट्रा लेबर है, सरप्लस लेबर है, इसको इंडस्ट्री की तरफ डायरेक्ट करें। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से बेटर कोई और इंडस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें फूड के बारे में नॉलेज पहले से है। तो क्रॉप्स की इन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, इनकी जो है पहचान बहुत ज़्यादा है, इनका नॉलेज बेस है, एंड वी कैन यूटिलाइज दिस नॉलेज बेस बाय डाइवर्टिंग दिस लेबर टुवर्ड्स फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत क्रिटिकल सेक्टर रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द फार्मर इनकम्स। फार्मर इनकम्स को बढ़ावा देगा, किसानों की आय को बढ़ावा देगा। So as demand for processed food increases, this will lead to demand for raw farm materials, and thus the income of the farmers will increase. The income of the farmers will increase. जैसे जैसे प्रसंस्कृत भोजन की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे कच्चे कृषि माल की मांग भी बढ़ेगी, और इसी तरह किसानों की आय में वृद्धि होगी। जिस दिन उनकी प्रोड्यूस के लिए डिमांड का नंबर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, ज़्यादा डिमांड करेंगी, तो ऑटोमेटिकली डिमांड के कारण जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ेंगे, और इससे ये ज़्यादा प्राइसेस का फ़ायदा डायरेक्टली किसे मिलेगा सर? फार्मर को मिलेगा, फार्मर को मिलेगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं दिस विल ऑल्सो कर्व फूड इन्फ्लेशन। Since the shelf life is increased, the food is available throughout the year, and this will keep a check on the food inflation. तो खाद्य मुद्रास्फीति में कमी करना, चूंकि शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, इसलिए भोजन पूरे वर्ष उपलब्ध रहेगा, और खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर बनाए रख सकते हैं हम, या अपने आप खाद्य मुद्रास्फीति जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है जी। साथ ही साथ हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। हाई क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स, दे आर वैल्यूड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दस ब्रिंगिंग इन मच नीडेड फॉरेक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बासमती राइस पूरे दुनिया भर में फेमस है, ग्लोबली हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो सर बासमती राइस ही क्यों ना बाकी चीज़ें भी हम जो हमारे देश में प्रोड्यूस होती हैं, इन्हें प्रोसेस करके हम निर्यात करें। वाई कांट वी इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स? ठीक है, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, खासकर फूड एक्सपोर्ट्स को, ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा सेक्टर। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, अब आप लोग पूछ रहे थे सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर? चार ऑप्शन दे देगा आपको, ABCD। क्या देगा? कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। ए ऑप्शन दे दिया कंपनीज, ठीक है। बी दे दिया आपको कंज्यूमर बेस। सी आपको दे दिया उसने स्टैंडर्डाइजेशन। तो बताइए क्या जवाब होगा? Which of the following are upstream requirements of food processing industry? तो सर सवाल बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर कंटेंट पता हो तो क्वेश्चन बनाना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है जी। और एक एस्पिरेंट को बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होता है कि किस प्रकार से सवाल पूछेगा। पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप, समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है सवाल बनाना। तो मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि जो कंटेंट आपको दे रहा है, जो पढ़ा रहा है, एटलीस्ट उसको ये चीज मत बोलिए कि सर पहले क्वेश्चन कराओ।
पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे सर। क्वेश्चन आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे, करा ही देंगे आपको। पीछे भी 500 की सीरीज कराई थी आपको, 500 क्वेश्चन सीरीज, काफी सारे क्वेश्चंस कराए उसमें आपको। तो आंसर है डी सर, आंसर है डी, सिंपल। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एफपीआई और भारत में इसका क्या सिनारियो है। भारत में इसका क्या सिनारियो है? सो विद अ डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट ऑफ ओवर 130 मिलियन, 130 करोड़ तो हम हो ही गए हैं। तो 130 करोड़ पॉपुलेशन सर कुछ तो खाएगी, कुछ तो खाएगी, है ना। और हमारी जिस तरह से इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, हमारे जिस तरह से इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं और एंगेजमेंट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल जो बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लेवल जो बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं टाइम की कमी देखी जा रही है, खासकर अर्बन सेंटर्स में, शहरों में। और इसीलिए ये जो है डिमांड के सेंटर्स बनेंगे, दे विल स्टार्ट डिमांडिंग प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड की डिमांड बढ़ेगी सर, ठीक है जी। सो विद डोमेस्टिक मार्केट ऑफ ओवर 130 मिलियन, इंडिया इज द हॉटबेड of food processing sector. Indian food processing industry is the world's second largest producer of food, only behind China. दूसरे नंबर पर आ रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। Now India is the world's second largest producer of fruits and vegetables, just behind China. However, देखिए आप ऑपोजिट देखिए चीजें, कि हम जो है सबसे ज्यादा फल और सब्जियों का प्रोडक्शन के टर्म में, उत्पादन के टर्म में दूसरे स्थान पे आते हैं, जबकि प्रोसेस्ड फूड के आइटम्स में केवल 2% ही प्रोसेस कर पाते हैं, 2% ही प्रोसेस कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है सर? कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की कमी है भारत में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की कमी है भारत में, ठीक है जी। और अगर हमें अपने कंपेटिटर्स को हराना है, कंपेटिटर्स को टेक ओवर करना है, जैसे चाइना जैसे देशों को, तो हमें इस इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इस इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हम कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल डोमिनेंट कंट्री है, और फिर भी हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं देखी जा रही है, जो बेसिकली लिंकेज है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में, ठीक है जी। मरीन प्रोडक्ट फूड प्रोसेसिंग इज अराउंड 8%, 8% जो है हमारे पास समुद्री उत्पादों का प्रसंस्करण है। डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर दे सी अराउंड 35 and 6% फूड प्रोसेसिंग रिस्पेक्टिवली। सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है हमारा पोल्ट्री में ही है, ठीक है। मीट की अगर आप प्रोसेसिंग देखें, प्रोसेस्ड मीट अगर आप देखें, तो लाइव स्टॉक के टर्म में हाईएस्ट पॉपुलेशन है भारत में। इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक, पशुधन जो है वो सबसे अधिक है, लेकिन केवल 1% ही प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, केवल 1% प्रोसेस्ड है वो हमारा पशुधन। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट के चांसेस हमने खुद ही लिमिट कर रखे हैं। अगर प्रोसेस्ड मीट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को हम इसे बेच सकते हैं। इंडिया इज द हब ऑफ प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग विच हैज लोअर वैल्यू एडिशन इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। अब इसको समझने वाली चीज है, देखिए प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग क्या होता है। प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग हो गया आपका जो बेसिक टेक्निक्स हो गई, जो बहुत ही बेसिक लेवल की टेक्निक्स हो गई, बेसिक टेक्निक्स। इसमें भारत जो है वो हब है, मतलब अपने आप में प्राथमिक प्रसंस्करण का अपने आप में केंद्र है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जबकि सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग जो है, जिसमें मशीन्स का उपयोग होगा, टेक्निक्स का, एडवांस टेक्निक्स का यूज होगा, उसमें भारत बहुत पिछड़ा हुआ है। तो हमें इसे बूस्ट देने की जरूरत है, सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग को बूस्ट देने की नीड है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। India's agri exports are dominated by raw materials and not by high valued processed food products. हम जो है अभी भी रॉ मटेरियल्स जो हैं वो बाहर बेच रहे हैं, जबकि हम इस रॉ मटेरियल को अपने यहाँ ही प्रोसेस करके, इसमें ज़्यादा वैल्यू ऐड करके
हम प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को बाहर बेच सकते हैं, ज्यादा हमारे पास डॉलर्स आएंगे, ज्यादा फॉरेक्स आ सकता है। ठीक है, more than 70% of FPI is spread in the unorganized sector in the form of cottage and small industries। देखिए ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। ज्यादातर जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है एफपीआई की, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हमारे देश में है, वो ज्यादातर लघु उद्योग के फॉर्म में है। छोटे स्तर पर, कम स्तर पर हम जो है इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो 70% से अधिक कुटीर और लघु उद्योगों के रूप में फैला हुआ है हमारे पास। असंगठित है ये, अनऑर्गेनाइज्ड है ये, और इसीलिए नीड है फॉर्मलाइजेशन की, नीड है फॉर्मलाइजेशन की, बड़ी कंपनियों को उतरने की, जो इन छोटे उद्योगों से उत्पाद लेगी और उसे एक और बार प्रोसेस करके, सेकेंडरी प्रोसेसिंग करके बेसिकली आगे प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी। तो परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र जो है वो कम मूल्य और कम आय वाला क्षेत्र है, जो किसान को अपने जीवन स्तर में सुधार करने से रोक रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फार्मर की इंक्रीज नहीं हो रही है। इंप्रूवमेंट अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी लेवल की प्रोसेसिंग करनी होगी, और तभी जो है इनकम लेवल्स इंक्रीज करेंगे। लेकिन इसमें सर चैलेंजेस हैं, इसमें चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं आपको चैलेंजेस क्या हैं। So increasing urbanization, improved standard of livings and changing consumption patterns in India, along with development of food processing industries worldwide, has created tremendous scope for food processing and marketing sectors in India। पूरे विश्व में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के साथ भारत में बढ़ते शहरीकरण, जीवन स्तर में सुधार और उपभोग प्रारूपों में बदलाव ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण को और विपणन क्षेत्रों के लिए जबरदस्त संभावनाएं पैदा की हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको इनकम लेवल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हमारे भारत में। तो जब इनकम लेवल्स बढ़ेंगे तो आप प्रेफर करेंगे प्रोसेस्ड फूड, है ना। समय कम है तो आप कमाने पे ज्यादा ध्यान देंगे, और खर्च करते हुए आप और बेहतर तरीके से खर्च करना चाहेंगे पैसे को, इसीलिए आपकी डिमांड प्रोसेस्ड फूड की बढ़ेगी। सो इंडियाज पोजीशन एज अ मेजर फूड प्रोड्यूसर, रिसोर्स एडवांटेज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल, कोस्ट, livestock etc., and government initiatives to boost food processing sector will unlock the huge potential of processing industries in India। देखिए क्या क्या कारक है हमारे पास, क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। हमारे पास जलवायु एकदम बढ़िया अवेलेबल है, उपजाऊ मिट्टी है हमारे पास, पशुधन है हमारे पास, तट है, कोस्ट है, मतलब हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरे देशों को। हमारे पास संसाधन ही संसाधन अवेलेबल हैं खाद्य प्रसंस्करण के लिए, और इसीलिए सरकार की जो स्कीम्स आ रही हैं, सरकार की जो पहल हो रही है, वो इस पर काफ़ी ज़्यादा केंद्रित है, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, ताकि इस क्षमता को, ताकि इस पोटेंशियल को हम जो है एक्सप्लॉइट कर सके, इसका जो है यूज कर सके। नाउ विद इंक्रीजिंग malnutrition and still prevalent hunger issues, the need for food security is one of the biggest reasons for the promotion of FPIs in India। बढ़ते कुपोषण और अभी भी प्रचलित भुखमरी के मुद्दों के साथ खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता भारत में एफपीआई के प्रचार का एक बड़ा कारण भी है। ठीक है ना, प्रोसेस्ड फूड होगा तो हम अपने रूरल एरियाज में भी जाके यही प्रोसेस्ड फूड आगे बेच पाएंगे, आगे जो है अवेलेबल करा पाएंगे, जिसके कारण जो हमारे पास एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं, फ्लड्स देखने को मिलती हैं, ड्राउट्स देखने को मिलती हैं, इन दोनों से भी हम निजात पा सकेंगे, है ना। So food processing sector is also hailed as the future driver of Indian economy by some experts। With an adequate policy framework, technological and financial investment, India is set to overtake China soon enough। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के चालक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक है, इनफैक्ट इसका नाम मैं आपको बताऊं तो इसको कहा जाता है, फूड प्रोसेसिंग को कहा जाता है सनराइज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सनराइज इंडस्ट्री, उगता हुआ सूरज है सर ये भारत में, उगता हुआ सूरज है, और उगता हुआ सूरज क्या करता है? अंधकार को दूर भगाता है ना, अंधकार को दूर भगाता है। तो कैसे भगाएगा ये अंधकार को दूर? सिंपल सी बात है, जो सबसे गरीब वर्ग है हमारे यहाँ, है ना, फार्मर वाला, एग्रीकल्चर लेबर वाला, उसके हाथ में पैसे ला के रखेगा, उसकी जो प्रोड्यूस है, जो वो पैदा कर रहा है, उसको उसके बदले एक बेहतर दाम देने की कोशिश करेगा। ठीक है जी।
और इसीलिए इसको नाम दिया जा रहा है सनराइज इंडस्ट्री इन इंडिया। आने वाले समय में ड्राइवर बनेगा ये भारत की इकोनॉमी का, ड्राइवर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो विद एन एडिक्वेट पॉलिसी फ्रेमवर्क, पर्याप्त नीतिगत ढांचे और तकनीकी और वित्तीय निवेश के साथ भारत शीघ्र ही चीन से आगे निकल सकता है इस सेक्टर में। इश्यूज क्या हैं सर, चैलेंजेस क्या हैं, मेजर चैलेंजेस क्या हैं इस सेक्टर के? देखिए चैलेंजेस बहुत हैं इस सेक्टर में। सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो है सर हमारे पास लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन, औपचारिकता की कमी है, उच्च उपस्थिति की कमी है, ज्यादा से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें फॉर्मलाइजेशन के लिए जाना पड़ेगा इस सेक्टर में। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो कोई एक्सेप्शन तो है नहीं इस प्रॉब्लम में। सिंस एफपीआई अकाउंट्स फॉर अबाउट 32% ऑफ द टोटल फूड मार्केट ऑफ इंडिया, it becomes a very crucial sector for socio-economic development of a large chunk of population. Food processing sector faces several obstacles in its growth which can be understood under 3 sections. 3 सेक्शन में आपको मैं इसको चैलेंजेस को आपको बताता हूँ, ठीक है? 3 सेक्शन में बांट के इसको बताता हूँ आपको। सबसे पहला चैलेंज जो है वो है फार्म लेवल पे, कृषि के स्तर पे जो चैलेंजेस आएंगे, कृषि के स्तर पे जो चैलेंजेस आएंगे, ध्यान से सुनिएगा इसको। सबसे पहला चैलेंज कृषि के लेवल पर क्या आएगा कि हमारी जो उपज है जमीन से वो कम है। पुअर एग्रीकल्चर यील्ड, जिसको हम कहते हैं यील्ड पर हेक्टेयर, ये सर कम है अभी हमारी। और ये कम क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो है फार्म लैंड्स जो हैं ये बढ़ते चले गए, है ना? जैसे जैसे फैमिलीज बढ़ी वैसे वैसे फार्म जो है वो डिवाइड होते चले गए। तो स्मॉलर फार्म साइजेस, इसके कारण यील्ड पर हेक्टेयर अभी भी लो है, इसको बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है? जब यील्ड पर हेक्टेयर बढ़ेगी तभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक जगह पर आके सारा का सारा रॉ मटेरियल खरीद के ले जाएगी, ठीक है? दूसरी कमी क्या है? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है फार्मर के एंड पे। वो बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स और फर्टिलाइजर में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है बेचारा, ठीक है? और अगर आप हमारी स्कीम्स देखो, अभी रिसेंटली जो स्कीम चलाई है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कालिया स्कीम चलाई है, कृषक बंधु स्कीम चलाई है ना? आंध्र प्रदेश अपनी स्कीम चला के बैठा है रायतु बंधु, सेंट्रल लेवल पर किसान योजना आ गई है, प्रधानमंत्री किसान योजना। तो सारी की सारी किसको बूस्ट दे रही है? इसी को बूस्ट दे रही है कि फार्मर फसल बुआई से पहले, सोइंग से पहले इन्वेस्टमेंट करे लैंड पर। फिर अनसाइंटिफिक और ओल्ड फार्मिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, पुराने बीते जमाने के अवैज्ञानिक और कृषि की पुरानी विधियां जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी? साथ साथ फ्रीक्वेंट क्रॉप फेलियर्स ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस। तो हमारे यहाँ क्रॉप फेलियर सर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है? सबसे बड़ा रीजन जो है क्रॉप फेलियर के लिए भारत में वो है सर मॉनसून का फेलियर। जब मॉनसून लेट होता है, जब मॉनसून जो है वो टाइम से नहीं आता, तब सर क्रॉप जो है, फार्मिंग सीजन जो है वो प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है जी? उसके अलावा सर सबसे क्रिटिकल लैक ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। देखिए भारत जो है अपने आप में इतना बड़ा प्रोड्यूसर है मिल्क का, है ना? अगर आपको पता हो तो भारत नंबर 1 पे आता है, फर्स्ट रैंक है भारत की मिल्क प्रोड्यूसर के टर्म में। कभी आपने जानने की कोशिश करी कि भारत मिल्क प्रोड्यूसर तो इतना बड़ा है, कितना मिल्क एक्सपोर्ट कर देता है, या कितने मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है? तो सर नंबर जो है एक्सपोर्ट्स का बहुत कम है। मिल्क के जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की कमी है। वो तो भला हो सर अमूल का, है ना? अमूल एक मूवमेंट के रूप में बना, एक मूवमेंट के रूप में आया, व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आया भारत में, जिसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता चला गया और साथ साथ धीरे धीरे करके प्रोसेसिंग भी आने लगी। लेकिन इसमें एक मेजर कमी अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है? स्टैंडर्डाइजेशन की, जिसके कारण अभी भी हमारे एक्सपोर्ट्स मिल्क में कम है, ठीक है? आऊंगा अभी आगे उस पर। तो ये थी हमारे पास पहले लेवल के चैलेंजेस आ गए। सेकंड जो आता है वो आता है सर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लेवल पर क्या चैलेंजेस आएंगे।
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लेवल पर क्या चैलेंजेस आएंगे? सबसे पहला प्रॉब्लम है तो फाइनेंस का। सबसे पहला प्रॉब्लम है फाइनेंस का। इन इंडस्ट्रीज को जिस स्केल पर आप लेके जाना चाह रहे हैं, आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होगी। और ऐसे में हमें चाहिए बड़े प्लेयर्स जो आके फाइनेंस करें इन इंडस्ट्रीज को। हाई कॉस्ट ऑफ बिजनेस देखी जाएगी, हाई कॉस्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। इनएडिक्वेट और लो क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स यहां पर एक मेजर चैलेंज प्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस भी एक मेजर चैलेंज है। टेक्नोलॉजी का विस्तार करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकली हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ये जो टेक्निक अभी तक हमारे पास है, टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है, इसके साथ हम इस सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है जी। इस लेवल पर सरकार ने कोशिश की है 100% एफडीआई, रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है फूड प्रोसेसिंग में। फूड प्रोसेसिंग में मतलब बाहर से कंपनियां आ सकती हैं, निवेश कर सकती हैं, बाहर से कंपनियां आ सकती हैं, निवेश कर सकती हैं। हालांकि फूड प्रोसेसिंग के अलावा सरकार को एफडीआई अलाउ करना पड़ेगा रिटेल सेक्टर में, 100% एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल इसमें लेके आना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि मल्टी ब्रांड रिटेल में जब तक आप नहीं लेके आएंगे तब तक बड़ी कंपनियां जैसे कि वॉलमार्ट, टेस्को जैसी कंपनियां इस भारत में नहीं आएंगी, ठीक है जी। तो इन कंपनियों को लाने के लिए आपको 100% मल्टी ब्रांड रिटेल ऑप्शन जो है 100% एफडीआई अलाउ करनी पड़ेगी। और इन सेक्टर्स की खास बात क्या है, इन कंपनीज की खास बात क्या है कि ये मिडलमैन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये आपके होलसेलर्स के पास नहीं जाएंगी, ये डायरेक्टली फार्म से खरीदने में विश्वास रखती हैं। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी बढ़ावा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, जिसके कारण फार्मर जो है वो अपना निश्चिंत होकर सो सकता है ना। और एक पर्टिकुलर डे, मतलब उसे पता है कि कब मुझे हार्वेस्ट करना है और कब मुझे आगे प्रोड्यूस हैंड ओवर करनी है अपनी। तो उसको बायर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ये नहीं देखना कि मैं कहां बेचने जाऊंगा अपनी प्रोड्यूस को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास इसी में, हाई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आती है, लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है हमारे पास, इनएफिशिएंट हमारे पास प्रोडक्शन है, लीडिंग टू वेस्टेज। ब्यूरोक्रेटिक ट्रबल भी है सर, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे करप्शन बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार है, R&D की कमी है, स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है, और साथ ही साथ हमारे पास स्किल्ड वर्कर, कुशल श्रमिकों की भी कमी है इस सेक्टर को। तो हमें ये सारी कमियां सर पूरी करनी पड़ेंगी, इन सारे चैलेंजेस को हमें ठीक करना पड़ेगा, हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा चैलेंजेस को। तीसरा जो आता है हमारे पास, वो आता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन से जुड़े हुए चैलेंजेस, ठीक है। तो एक आ गए आपके पीछे चैलेंजेस अपस्ट्रीम, एक आ गए आपके डाउनस्ट्रीम, और एक आ गए आपके इंडस्ट्री के लेवल पे चैलेंजेस, ठीक है। तो अभी क्या बता रहा हूं, डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस बता रहा हूं आपको। डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस, जिसको हम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन चैलेंज भी कहते हैं। उपभोक्ता की संतुष्टि से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं यहाँ पर? सबसे बड़ी चुनौती है सर कि बहुत ज्यादा कॉस्ट है प्रोसेस्ड फूड की, ठीक है। अगर आपने प्रोसेस्ड फूड खरीदा, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड अगर आपने खरीदा, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली वगैरह जैसे शहरों में रहते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे 24/7 में आपको राजमा चावल पैक्ड मिल जाएगा, राजमा चावल रेडी टू ईट फॉर्मेट में मिल जाएगा, रेडी टू ईट। आप क्या करिए, आप बस इसे लीजिए डब्बे को, आप इसे माइक्रोवेव करिए 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में राजमा चावल तैयार, 5 मिनट में राजमा चावल तैयार, ठीक है। लेकिन है ना, बाहर अगर आप राजमा चावल खरीदने जाएं तो आपको 50 से लेके 60, 70, 80, 90, 100 में आपको राजमा चावल मिल जाएगा। जबकि यही आपको राजमा चावल कम से कम प्रोसेस जो है वो आपको ऑलमोस्ट डबल द प्राइस में मिलता है, डबल द प्राइस में मिलता है आपको। तो दाम जो है वो ऑलमोस्ट दुगने हैं, दूसरी बात, यहां पर वैरायटी की कमी है, चॉइसेस बहुत कम है, जिसके कारण कंपटीशन जो है वो बहुत कम है मार्केट में, कंपटीशन मार्केट में बहुत कम है, ठीक है।
साथ ही साथ बहुत पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। मतलब अगर आपने बाहर खाया कहीं पर, बाहर खाया आपने कहीं पर, मैं आऊँगा भी, हेल्थ पर भी आऊँगा सर, पीयूष अभी आऊँगा उस पर। तो अगर आपने बाहर कहीं पर खाया राजमा चावल, है ना, ढाबे पर खाया आपने, होटल में खाया आपने कहीं पर, वो खाएं और अगर इस प्रोसेस्ड को खाएं, तो सर क्वालिटी का जमीन आसमान का अंतर है। ये टेस्ट के टर्म में मैच नहीं कर पाएगा उसको, ठीक है। साथ साथ सुपर मार्केट कल्चर का एब्सेंस है टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में, टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में। तो सुपर मार्केट्स में ही जनरली आपका ये प्रोसेस्ड फूड बिकता है। और क्योंकि प्रोसेस्ड फूड आपका जो है टीयर 2 सुपर मार्केट में बिकता है और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में सुपर मार्केट कल्चर नहीं देखने को मिलता है, तो बहुत मुश्किल है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इसको पुश कर पाना, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स ने, दिस हैज लेड टू द स्लो ग्रोथ इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। एंड इंडिया इज हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट। हमारे कंज्यूमर्स जो है वो बहुत प्राइस सेंसिटिव हैं, ठीक है। और इसीलिए ये काफी ज्यादा लिमिट कर देता है बिजनेस के पेनिट्रेशन को इनटू द लोअर सेगमेंट ऑफ द कंज्यूमर मार्केट, which requires consistent investment to create and sustain such a market for any product. A lack of such investment along with above mentioned challenges results in stagnation and very slow growth of FPIs. ठीक है जी। अब जैसे कि पीयूष ने एक सवाल पूछा कि सर प्रोसेस्ड फूड क्या अच्छा है हेल्थ के लिए, ठीक है सर। जवाब है सर हाँ और ना दोनों, हाँ और ना दोनों। तो सर प्रोसेस्ड फूड के साथ लिमिटेशन क्या है? प्रोसेस्ड फूड अगर स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए, मतलब एजेंसी बैठी है, कौन सी एजेंसी सर? FSSAI, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर ये कुछ मापदंड बना दे, और इन मापदंडों को पार करके अगर प्रोसेस्ड फूड आ रहा है बाजार में, मार्केट में, तो सर फिर वो सेफ है, ठीक है जी। हेल्थ के लिए ठीक है, हेल्थ के टर्म्स में ठीक है। इनफैक्ट अगर आप इसमें फूड फोर्टिफिकेशन को जोड़ दें, फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब आप इसमें विटामिन मिनरल्स ऐड कर सकते हो। विटामिन मिनरल्स जो होते हैं, जो नेसेसरी हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं इनको, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप ऐड कर सकते हो इसमें फूड फोर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो सर ये बहुत बढ़िया है। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है। अभी स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है। अगर FSSAI बना भी देता है स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस, तो पालन बहुत कम होता है, ठीक है जी, पालन बहुत कम होता है। इनफैक्ट अगर आपने बहुत रिसेंटली देखा हो, ठीक है, तो फूड और सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने बीच में ये जो आपका जोमेटो और स्विगी आए थे ना, तो जोमेटो और स्विगी कहीं से भी डिलीवर कर दे रहे थे। अब कंज्यूमर को पता ही नहीं कि रेस्टोरेंट में हो क्या रहा है, रेस्टोरेंट के पास सर्टिफिकेशन ही अवेलेबल नहीं था, है ना। और काफी खराब जगहों से उठा के खाना आपको दे दिया जा रहा था, आपके घर तक पहुंचा दिया जा रहा था, आप खा भी ले रहे थे और बीमार पड़ जा रहे थे, है ना। तो यहां पर पालन बहुत कम हो रहा था, इसीलिए छापेमारी शुरू हुई और काफी मुंबई और दिल्ली के काफी जगहों पर इन रेस्टोरेंट्स को बंद किया गया, इन रेस्टोरेंट्स को फाइन लगाया गया, इन्हें बंद किया गया, ठीक है। तो भारत जैसे देश में सर पालन कराना कानूनों का, नियमों का सर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसीलिए ये स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस जो है ये बहुत क्रूशियल रहेगी इस सेक्टर के लिए, बहुत ही क्रूशियल रहेगी इस सेक्टर के लिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूरोप जो है वो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करता। और यूरोपियन कंट्रीज कितना बड़ा ब्लॉक है अपने आप में, आप देखो, है ना, कितनी सारी देश आते हैं और कितना ज्यादा डेवलप्ड है, कितना बढ़िया दाम दे सकते हैं उसी प्रोडक्ट का हमें। तो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स को बिल्कुल गेट से ही वापस कर देता है, कंज्यूम ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी मिल्क डेयरी इंडस्ट्री में आज भी हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर रहे हैं। आज भी जो दूध निकाला जा रहा है वो ग्वाले के द्वारा ही निकाला जा रहा है, हाथों का इस्तेमाल कर रहा है वो, है ना, मशीन्स का यूज नहीं कर रहे हैं, मैकेनाइजेशन नहीं हुआ है। और इसीलिए है ना, माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा होगी, जो उसमें वायरसेस प्रेजेंट होंगे वो ज्यादा होंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कम हुआ है, इसीलिए वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हमारे फूड प्रोडक्ट्स को, ठीक है। आई होप पीयूष आपको अपने सवाल का जवाब मिला, हाँ या ना सर?
यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, वेरी गुड. Now, the processed food developed by the unorganized sector, देखिए वही बता रहे हैं, the unorganized sector is often of lower standards, बहुत ही कम standards रहते हैं इनके, lower standards रहते हैं, और इसीलिए सर ये unfit है ये exports के लिए. And this is the reason, along with tariff and non-tariff barriers, that Indian food processing sector has had a very little contribution to world food GDP. असंगठित क्षेत्र के द्वारा विकसित प्रसंस्करण खाद्य प्राय निम्न मानकों का होता है, बहुत ही कम मानकों का होता है, ठीक है, बहुत ही कम मानकों का होता है, और अतः निर्यात के लिए अयोग्य होता है. टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं के साथ यही कारण है कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विश्व खाद्य जीडीपी में बहुत कम योगदान है. ठीक है, मतलब टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कम हो जाने के बावजूद भी ना हमारा जो फूड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी बहुत कम है. उसके अलावा सर क्या हो रहा है हमारे यहाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में कई बार बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया जाता है, which increases the risk of the quality of processed food. Now, in addition to lack of fortification leads to high calorific and low nutritional content in the processed food item, leading to diseases such as obesity. कीटनाशकों और उर्वरकों के व्यापक उपयोग से प्रसंस्कृत भोजन की गुणवत्ता के जोखिम की वृद्धि होती है. इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों में कमी से उच्च कैलोरी और कम पोषण सामग्री होती है, जो मोटापे जैसी बीमारियों का कारण बनती है. ठीक है जी. तो वही जो मैं आपको बता रहा था, स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो सर क्या होगा, जो फैटी एसिड्स हैं वो ज्यादा होंगे खाने में. आप इस प्रोसेस फूड को खाएंगे, चिप्स खाएंगे, ऑब्वियसली सर आपको ओबेसिटी होगी, है ना. और अगर ये मानक जो हैं वो सही बन गए, स्टैंडर्डाइजेशन आपने कर दिया बिल्कुल सही तरीके से, तो फूड फोर्टिफिकेशन होगा, जिससे आपको वाइटल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल पाएंगे. ठीक है जी. अब सर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स देख लेते हैं एंड में. ठीक है, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स देख लेते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या आई हैं, गवर्नमेंट के ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं. तो बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या क्या पहल रही है. सबसे पहले तो सरकार ने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया सेक्टर में, एग्री एक्सपोर्ट जोन्स, एंड हैज लॉन्च्ड अ नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर. तो गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में. मिशन मोड में रन कर रहे हैं हम, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर, और एग्री एक्सपोर्ट जोन्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, साथ ही साथ सरकार की स्कीम है विजन 2015 फॉर फूड प्रोसेसिंग, पुरानी स्कीम थी. ठीक है, नाउ इट इज अ स्टडी विच वाज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. एक स्टडी कराई गई थी, एक अध्ययन कराया गया था खाद्य मंत्रालय के द्वारा, प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा, और इसने कहा था कि 2015 से हम जो है बाय द ईयर 2050 इंडिया शेयर इन ग्लोबल फूड ट्रेड विल बी फ्रॉम 1.5 to 3%. 1.5 से 3% हो जाएगा भारत का शेयर. ठीक है, सो इट रेकमेंड्स एनहांसिंग द लेवल ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑफ पेरिशेबल्स फ्रॉम 6 to 20, enhancing the value addition from 20 to 35%, and thereby this will lead to increase in share of India in food trade from 1.5 to 3%. तो वर्ष 2015 तक खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जो हैं उनके प्रसंस्करण के स्तर को 6 से 20% तक बढ़ाने के लिए और मूल्यवर्धन को 20 से 35 तक करने के लिए, इसी के साथ भारत की हिस्सेदारी जो है वो 1.5 से बढ़कर 3% करने की सिफारिश करता है ये विजन 2015 फॉर फूड प्रोसेसिंग. पुराना हो गया सर, नहीं पूछेगा. ठीक है, तो बस याद क्या रखना है कि 2015 से इसकी शुरुआत हो गई थी कहीं ना कहीं. फिर क्या आया सर, नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग आया. नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग 2012 में लॉन्च किया गया, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे. And the mission envisages the establishment of national mission as well as corresponding mission in the state and district level. 2012 में केंद्रीय प्रायोजित योजना थी. मिशन राज्य और जिला स्तर पर संगत मिशन के साथ साथ एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की परिकल्पना करता है. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड स्कीम्स फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स.
कि केंद्र सरकार नहीं सर, राज्य सरकारें जो है पहल करें अपने लिए, अपनी स्टेट के हिसाब से देखने जाए कि क्या कंज्यूम होता है, क्या बनाने की क्षमता है हमारी, और दोनों में बढ़ोतरी की मांग करें, दोनों में बढ़ोतरी को बढ़ावा दें। ठीक है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों ही एंड पर। उसके बाद हमारे पास आया मेगा फूड पार्क्स, 2009 की स्कीम है। 2009 की स्कीम है मेगा फूड पार्क्स। ये बेस्ड था हमारा क्लस्टर अप्रोच पे, समूह पर बेस्ड था, ये समूह दृष्टिकोण पर आधारित था, और एनविसाज करता है एक वेल डिफाइंड एग्री हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग जोन, मतलब एक जोन हमने डेजिग्नेट कर दिया। ठीक है, इसको हमने कह दिया मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क मतलब इसमें सर होगा क्या, इसमें अंदर आएगा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है ना, जैसे कि मान लीजिए लीची आई सर, लीची आई रॉ मटेरियल। अब लीची को हम बेसिकली अलग अलग टेक्नोलॉजी से पास ऑन करेंगे। ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजी से पास ऑन करेंगे, जैसे यूवी ट्रीटमेंट करा दिया आपने, मान लीजिए आपने इसका कवरिंग रिमूव करा दिया। ठीक है, फिर आपने इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया, है ना, जो यूजफुल मटेरियल है आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्शन हो गया। फिर यहाँ पे आपने कोल्ड प्रेसिंग कर दी, कोल्ड प्रेसिंग कर दी जिससे इसका जूस निकल गया। फिर आपने जूस को वापस ट्रीट किया, जूस को वापस आपने ट्रीट करना शुरू किया, और फिर आपने इस जूस को पैकेज कर दिया, आपने इस जूस को पैकेज कर दिया। तो आप देख सकते हैं एक ही जगह पे सारी इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, सारी प्रोसेस अवेलेबल है। इसका मतलब यहां से बाहर निकलेगा क्या सर, ठीक है, यहां से बाहर निकलेगा क्या, यहां से बाहर निकलेगा सर प्रोसेस्ड जूस, प्रोसेस्ड जूस। तो अलग अलग स्कैटर्ड नहीं है इंडस्ट्री, एक ही जगह पर प्रेजेंट है, जिसके कारण उत्पाद जो है वो बढ़ेगा प्रोसेस्ड फूड का। ठीक है जी, इसमें क्या मिलेगा आपको, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी मिल जाएंगी, वेल एस्टैब्लिश सप्लाई चेन मिलेगी। तो ये एग्रीकल्चर मार्केट को it basically aims to link agriculture to the market by bringing together farmers, processors and retailers, सबको एक साथ ले आएगा ये। And this will ensure maximum value addition, minimum wastages, increase farmers income and create employment opportunities, particularly in the rural sector, particularly in the rural sector। ठीक है जी, आप क्या कर सकते हैं, मेरा आप सजेशन है आपको, आप जो है जब भी आपको टाइम मिले आप मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की वेबसाइट पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको मेगा फूड पार्क स्कीम मिलेगी, मेगा फूड पार्क स्कीम। एक बार इसे वहां से जाके पढ़िए जरूर, एक बार रीडिंग जरूर मारिए, आपको बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से। रिसेंटली आई थिंक लास्ट ईयर हिमाचल ने मेगा फूड पार्क खोला था, तो आपको एक लिस्ट भी मिल जाएगी कि आपके खुद के स्टेट में कहां पर कितने मेगा फूड पार्क्स हैं, उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए मैंने आपको बताया भारत में कहीं ना कहीं कोल्ड चेन स्टोरेज की कमी है, कोल्ड चेन स्टोरेज की कमी है। तो कोल्ड चेन स्टोरेज का मतलब जो एग्रीकल्चरल बेल्ट है हमारी, कृषि वाले जो क्षेत्र हैं और वहां पर जो सड़कें हैं, रोड्स, हाईवेज जो पास हो रहे हैं, इन हाईवेज के दोनों तरफ कोशिश क्या है कि हम जो है कोल्ड स्टोरेज हाउसेज बनाएं, कोल्ड स्टोरेज हाउसेज बनाएं। तो इससे क्या होगा, कोल्ड स्टोरेज चेन बन जाएगी पूरी की पूरी, कोल्ड स्टोरेज चेन बन जाएगी इससे पूरी की पूरी। फार्मर जो है वो अपनी प्रोड्यूस लेके आएगा और हाईवे पे साइड में कोल्ड स्टोरेज चेन में रख देगा अपनी प्रोड्यूस को, कोल्ड स्टोरेज में रख देगा अपनी प्रोड्यूस को, और फिर बायर ढूंढने जाएगा मार्केट में, खरीदार ढूंढने जाएगा। इससे क्या होगा, उसे दिमाग में शांति है, उसे पता है कि मेरी प्रोड्यूस बिल्कुल सेफ है, मेरी प्रोड्यूस खराब नहीं होगी, और मैं अब आराम से अपने लिए प्राइसेस की मांग कर सकता हूँ, मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो इस पर फोकस थी, कोल्ड चेन स्टोरेज हाउसेस पे फोकस थी ये स्कीम। हालांकि सक्सेसफुल ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है। और फिर फाइनली जो हमारे पास जो पांचवी जो कोशिश करी है सरकार ने, वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 की स्कीम है, 2017 की स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है।
इसने मेगा फूड पार्क जो स्कीम थी और कोल्ड स्टोरेज जो आपकी पीछे मैंने आपको पढ़ाई, कोल्ड स्टोरेज स्कीम, दोनों को इसने सब्ज्यूम कर लिया है। कोल्ड स्टोरेज स्कीम को भी ये इसके अंदर आ गई है और मेगा फूड पार्क भी इसके अंदर आ गई है। सर सब्ज्यूम करने से होगा क्या कि जब भी अब हम संपदा में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे जहां पर कोल्ड स्टोरेज है वहीं पर ही पास में मेगा फूड पार्क्स भी हैं कि एक सप्लाई चेन कॉन्टिन्यूस मिल पाए। ठीक है जी। तो दिस इज स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, अम्ब्रेला स्कीम है टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज फूड प्रोसेसिंग एंड डिक्रीज एग्रीकल्चरल वेस्ट। कृषि को पूरक करने, खाद्य प्रसंस्करण को आधुनिक बनाने और कृषि अपशिष्ट को कम करने हेतु एक क्षेत्रीय योजना है सर, एक अपने आप में, ठीक है जी, सॉरी छात्रीय योजना है। छात्रीय मतलब एक अम्ब्रेला स्कीम है, अपने में बहुत सारी स्कीम्स इसके अंदर सब्ज्यूम हो गई हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इट एम्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। उद्देश्य है उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार को बढ़ावा देना। गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकन अ फ्यू मेजर्स सच एज सर्टिफिकेट कोर्सेज को बढ़ावा दिया है। साथ ही मैं आपको चीज बताता हूं, पिछले साल सरकार ने 2 कॉलेजेस खोले हैं, 2 इंस्टीट्यूट खोले हैं नए। ठीक है, घर में कोई छोटा हो, तैयारी कर रहा हो तो उसको बताना ये चीज। 2 इंस्टीट्यूट खोले हैं, एक हमारा साउथ इंडिया में खोला है तमिलनाडु में जो बेसिकली सर्टिफिकेशन कोर्स करा रहा है, डिग्री दे रहा है आपको फूड प्रोसेसिंग में, और एक खुला है कुंडली हरियाणा में। ठीक है, ये 2 इंस्टीट्यूट्स जो हैं सरकार ने बनाए हैं, लास्ट ईयर डिक्लेयर किए हैं। यहां पर फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई पढ़ाई कराई जाएगी, डिग्री दी जाएगी, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है जी, डिग्री कोर्सेज हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज को शुरू किए हैं सरकार ने, 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है। साथ ही अपग्रेड करने की बात चल रही है 59 फूड टेस्टिंग फैक्ट्रीज को, और 62 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स को भी बढ़ाया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ताकि फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत में बढ़ सके। On similar lines, Indian Council for Fertilizer and Nutrient Research (ICFNR) plans to improve research facilities of fertilizer sector. तो समान आधार पर भारत उर्वरक और पोषण अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र की उपज को बेहतर बनाने के लिए उर्वरक क्षेत्र की अनुसंधान सुविधाओं में सुधार करने की भी योजना बनाई है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। It focuses on the export of scheduled products and strives to improve India's mark on the global food market. ठीक है जी, अपेड़ा का नाम याद रखना है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या करती है? ये बेसिकली बढ़ावा देती है भारत के फूड प्रोडक्ट्स को बाजार, इंटरनेशनल मार्केट्स में। वे फॉरवर्ड क्या है सर? सरकार की नीति जो है निर्माताओं को सुव्यवस्थित करने और सुसंगत होने की आवश्यकता है। खाद्य मूल्य श्रृंखला को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच विभाजित किया गया है, इसलिए व्यापक और समग्र नीति निर्माण की आवश्यकता है जो संपूर्ण खाद्य श्रृंखला प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं। यह भोजन की उत्पादकता, उपलब्धता, पहुंच, गुणवत्ता, किफायत और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, सो पॉलिसी मेकर्स इन द गवर्नमेंट, दे नीड टू बी स्ट्रीमलाइंड एंड कोहेरेंट। सबको साथ आके काम करने की जरूरत है। द फूड वैल्यू चेन इज डिवाइडेड अमंग्स वेरियस मिनिस्ट्रीज and departments, and therefore there is a need for comprehensive and holistic policy making which will take into account the entire food chain process, which will ensure food productivity, availability, access, quality and affordability and safety of food. ठीक है जी, तो इंतजार मत करिएगा, कोर्स ले लीजिएगा, सीट्स भी लिमिटेड हैं। इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच आपके पेशेंस के लिए, क्लास को रेगुलर देखने के लिए, नियमित रूप से आने के लिए और लाइव अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए। थैंक यू।